कैसे हैं बच्चों आप सब। पिछली क्लास में मैंने मैन्योर्स के बारे में कुछ बताया था कि मैन्योर्स क्या होते हैं बच्चों कि प्लांट्स और एनिमल मैटर्स को जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं तो बनता है मैन्योर। मैन्योर को हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहते हैं। और इसको अगर खेतों में हम लोग डालते हैं तो सॉइल की टेक्सचर भी बढ़ती है और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसका नुकसान नहीं होता। अब आगे चलते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र्स पे। फर्टिलाइजर्स क्या है बच्चों कि फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या है कि फर्टिलाइजर्स मैन मेड केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन में, फास्फोरस में एंड पोटाशियम में, ये सब क्या होते हैं, रिच होते हैं। तो एनपीके फर्टिलाइजर्स के बारे में आपने सुना भी होगा। एनपीके का मतलब यही है कि एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटाशियम। तो नाइट्रोजन कंटेंट उनमें ज़्यादा होगा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में, फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स में फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है, पोटाशियम वाले फर्टिलाइजर्स में पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। इनको हम लोग फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इनका, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल है जैसे कि यूरिया बच्चों नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन में रिच होगा। पोटाश क्या है, पोटाशियम रिच होगा। सुपर फॉस्फेट, फास्फोरस रिच होगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, यूरिया, पोटाश एंड सुपर फॉस्फेट, ये सब एग्जांपल हैं फर्टिलाइजर्स के। इनको बच्चों स्टोर करना, हैंडल करना आसान होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड ग्रेटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये डायरेक्टली प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाने के चलते क्रॉप यील्ड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज अगर ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी और ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो इसीलिए बच्चों अगर वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म खतरे में आ जाएंगे, जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी वो खतरे में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर्स एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ वाटर में सॉल्युबल होता है और ये क्रॉप यील्ड बढ़ा देता है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ क्या करेगा कि वाटर पोल्यूशन कॉज करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करता है। तो बच्चों मैन्योर को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन सी है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। पहली बात क्या है कि इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल की टेक्सचर को बढ़िया करता है, सॉइल की टेक्सचर को बेहतर करता है। उसके बाद से इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको ये बढ़ा देता है। इन्हेंसेस द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब कि जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये सारी चीज़ों का ये ग्रोथ बढ़िया करता है, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स का ग्रोथ बेहतर करता है। मेक्स द सॉइल पोरस एंड मेकिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली। सॉइल को ये पोरस बनाता है बच्चों, सॉइल को छिद्र युक्त बनाता है, जिससे कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बेहतर हो जाता है, प्लांट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अच्छे से रिलीज़ कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन फार्मर क्या करते हैं कि ना ही फर्टिलाइजर्स अकेले और ना ही मैन्योर अकेले, दोनों को अकेले यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैन्योर्स में कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है जबकि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसीलिए उन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको मिला के, उसका कम्बिनेशन मिला के और फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं खेतों में। तो बच्चों ये पेज नंबर है 11 और पेज नंबर 11 पे ये एक टेबल दी हुई है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस। इसको आप लोगों को कल याद करना है, ये आपका होमवर्क। आगे चलते हैं, अगला प्रोसेस है हमारा इरिगेशन। वाटर बच्चों ज़्यादातर प्लांट्स के लिए या जनरली हम लोग कहें कि सब प्लांट्स के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए।
तो क्या होता है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो सीड्स हो, सबकी ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि सीड, मान लिया जाए कि कोई सीड ही है, अगर उसको वाटर ना मिले, अगर वो ड्राई कंडीशन में रहे तो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। वाटर बच्चों और क्या करता है, वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट ड्राई विंड्स, ज़्यादा ठंड से बचाता है और गर्म, ज़्यादा अगर ड्राई विंड हो, जैसे कि अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स चलती हैं, तो वाटर जो है बच्चों ड्राई विंड से, हॉट ड्राई विंड से क्रॉप को बचाता है। अब बच्चों वाटर आता कहाँ से है प्लांट में, ज़रा देखिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स, प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व इन इट ऑल्सो इंटर द प्लांट बॉडी थ्रू देयर रूट्स। क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, चाहे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो उसी रूट में, उसी वाटर के साथ में क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर उस प्लांट की बॉडी में वो चले जाते हैं। क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम, क्रॉप्स को ये भी है कि वाटर कभी भी आप नहीं देंगे, जब उनको ज़रूरत होगी, जब उसका सही समय होगा, तभी वाटर देने पे उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। समटाइम्स सॉइल गेट्स वाटर नेचुरली बाय रेन, कुछ समय ऐसा भी होता है कि वाटर जो होता है कि रेन के द्वारा भी वाटर खेतों में मिलता है। अगर रेन अच्छे टाइम पे नहीं हुई तो प्लांट जो होते हैं बच्चों, खेत जो होगा हमारा, जो भी फसल होगी वो डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बच्चों वाटर की जो सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई का जो ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो वाटर सप्लाई का जो रेगुलर इंटरवल्स में मेथड होता है उसी को कहते हैं इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप की ग्रोथ के लिए रेगुलर इंटरवल्स में वाटर की जो सप्लाई होती है बच्चों, उसी को कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के कुछ मेथड्स हैं बच्चों, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे यहाँ। ट्रेडिशनल मेथड्स में आ जाता है बच्चों पुली सिस्टम, चेन पंप, देकली, लेबर सिस्टम, उसके अलावा फूरो इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, ये सब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे यहाँ इरिगेशन के। ये मेथड्स, इन मेथड से बच्चों वाटर क्या किया जाता है कि वेल्स से, चाहे लेक से, चाहे रिवर से या फिर कैनाल से उस वाटर को लिया जाता है और फिर खेतों में या फिर जहाँ भी उसका इस्तेमाल करना हो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसमें कैटल किसी जानवर के द्वारा या इंसानों के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैल यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि पानी को खींच रहे हैं, तो कैटल या फिर ह्यूमन लेबर की इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सब इरिगेशन के जो मेथड्स है बच्चों, ये चीपर तो होते हैं, सस्ते तो होते हैं, लेकिन इसमें वाटर का वेस्टेज भी कहीं कहीं होता है। तो इसीलिए हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है बच्चों। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन दो तरह के होते हैं। मॉडर्न टाइम में दो तरह से इरिगेशन किया जाता है, जिसमें कि वाटर भी कम लगे, तो मॉडर्न मेथड इरिगेशन का मॉडर्न मेथड्स बच्चों होते हैं कि ऐसा मेथड जिसमें कि वाटर भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए, मतलब कि खेतों में जो सिंचाई करना है, जो प्लांट्स को पानी देना है, वो हमारा काम भी बन जाए। तो ये दो तरह के होते हैं मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर और ड्रिप सिस्टम, ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं मॉडर्न मेथड में। जरा देखते हैं इनको। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि नोज़ल लगाए गए होते हैं हमारे खेतों में, जगह जगह पे नोज़ल लगाए गए होते हैं। उन नोज़ल से, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन नोज़ल से पानी हमेशा उन नोज़ल से पानी आ सकता है। जैसे ही प्लांट्स में पानी देना होता है, वाटरिंग करनी होती है उसकी, तो क्या करते हैं कि उन नोज़ल्स को हम लोग खोल देते हैं और सारे प्लांट्स पर वाटर स्प्रिंकल होने लगता है कि जैसे रेन हो रही हो, और सारे प्लांट्स को वाटर मिल जाता है और खूब अच्छे से वो बढ़ते हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग इसमें वाटर देते हैं प्लांट्स को, जिससे कि प्लांट्स को वाटर भी मिल जाता है और ज़्यादा वाटर का खपत भी नहीं हो पाता। दूसरा है बच्चों ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बच्चों कि रूट टू रूट वाटर हम लोग देते हैं, ठीक ना। रूट टू रूट इसमें
वाटर हम लोग देते हैं। कैसे करते हैं कि प्लांट्स जहाँ पे लगे हुए हैं, उन्हीं प्लांट्स के साथ ही साथ हम लोग पाइपलाइन को खेतों में बिछा देते हैं। उन्हीं पाइपलाइन से वाटर जाता है और पाइपलाइन में जगह जगह पे हम लोग होल्स कर देते हैं या फिर पाइप से ले जाके पानी उनके जड़ों तक पहुंचा देते हैं। जिससे क्या होता है कि पानी पूरे खेत में नहीं जाता, बल्कि प्लांट्स को उनके जड़ों में पानी चाहिए तो उनके जड़ों में पानी पहुंच जाता है, जिससे कि वाटर की ज़्यादा बर्बादी नहीं होती और हमारा जो काम है प्लांट्स को पानी देना वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों। एक और बात है कि खेतों में जो वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम होना चाहिए, वाटर को पास होने का जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो खेतों में वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, पानी लग जाता है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे कि पेडी की जो फसल है ये तो नहीं खराब होगी, लेकिन और भी कुछ फसल हैं वो फसल खराब हो सकते हैं। तो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उस समस्या से बहुत सारे फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब ये वाटर लॉगिंग कैसे किसी क्रॉप को हार्म करता है, क्या करता है वो वाटर लॉगिंग में क्या होता है? जब वाटर लॉगिंग होती है तो बच्चों प्लांट की क्या होती है कि रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब जब वाटर लॉगिंग होती है तो प्लांट्स की रूट्स में एयर का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता, और जिससे कि एयर का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और प्लांट ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि इंक्रीज द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल विच इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट हो जाएगा, सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि प्लांट खराब हो जाती हैं। बच्चों ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक अगला वीडियो भी इसी में अभी डाला जाएगा जिसमें कि एक टॉपिक और बताना है, जो कि 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।